हेलो स्टूडेंट, आई नरेंद्र मौर्य। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड के चैप्टर नेम रिवेट्स एंड रिवेटेड जॉइंट पर बेस एमसीक्यू करेंगे। तो जो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है रिवेट्स एंड रिवेटेड जॉइंट, तो इस चैप्टर पर बेस आज एमसीक्यू करने जा रहे हैं हम। तो जो हमारा रिवेटेड जॉइंट चैप्टर है इस पर पहले से हम वीडियो बना चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर रिवेट्स पे बेस्ड वीडियो देख लेना, उसके बाद ही एमसीक्यू करना। अदरवाइज़ आपको ये एमसीक्यू समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े होंगे तो आप एमसीक्यू भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके पहले आप थ्योरी पढ़ लें जो आपको पढ़ाई गई है, उसके बाद ही आप एमसीक्यू करें। ठीक है, तो जितना आपको वीडियो बनाई हुई है रिवेट्स की वो आप सारे देख लें, उसके बाद ही अगर एमसीक्यू करेंगे तो आपसे सारे एमसीक्यू हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर रिवेट्स एंड रिवेटेड जॉइंट के एमसीक्यू। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं रिवेट क्या होता है। ठीक, रिवेट्स की बात करते हैं। सबसे पहले रिवेट्स क्या होता है, एक तरह का आपको पता है जॉइंट जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है टेम्पररी और एक होता है परमानेंट। टेम्पररी जॉइंट वो होते हैं जो जोड़ने आप आसानी से जोड़ भी सकते हैं और उन्हें अलग भी कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है जैसे नट बोल्ट। तो जब दो वस्तुओं को नट और बोल्ट द्वारा कसा जाता है तो आसानी से हम उसे जोड़ सकते हैं और आसानी से खोल के अलग भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर हम क्या करते हैं वेल्डिंग करेंगे तो उसे आसानी से हम अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसे अलग करने के लिए आपको तोड़नी पड़ती है वेल्डिंग। तो क्या है ये आपका एक परमानेंट जॉइंट ऑफ वेल्डिंग। इसी तरह से जो रिवेट्स होते हैं, रिवेट्स को भी आप क्या करेंगे, आप अलग नहीं कर सकते। अगर आप रिवेट को तोड़ेंगे तभी वो अलग होगा। तो रिवेट्स भी क्या है, एक परमानेंट जॉइंट होता है। और रिवेट जॉइंट का हम यूज़ क्यों करते हैं, रिवेट जॉइंट की ये खास बात होती है, अगर मान लो दो सीटों को हमने जोड़ा है, दो प्लेटों को, ठीक, यहाँ पर रिवेट लगा दी, रिवेट द्वारा जोड़ा है, तो उससे क्या होता है, ये जॉइंट होता है हमारा लीक प्रूफ बन जाता है। मतलब इसमें एयर भी पास नहीं होती है। तो एयर भी पास नहीं होती है, इसकी यही खास बात होती है। नहीं तो हम वेल्डिंग भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन इसका क्या एडवांटेज होता है, इसमें बिल्कुल एयर भी पास नहीं होती है। तो ज़्यादातर हम बॉयलर वगैरह, जहाज़ वगैरह जो आपने देखे होंगे, समुद्री जहाज़ होते हैं, तो वहाँ पर कौन सी कह सकते हैं हम जॉइंट यूज़ करोगे, आप वेल्डिंग करते हैं। लेकिन वेल्डिंग आपकी, वेल्डिंग में जो आपका जहाज़ का निचले वाला तला होता है उसमें अगर आप करेंगे तो वेल्डिंग आपको बहुत कह सकते हैं बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ करनी पड़ेगी। अगर थोड़ी सी भी गलती होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें उसमें छेद वगैरह का थोड़ा सा भी रहेगा तो उसमें क्या होगा, वो पूरा डिज़ाइन ही आपका फेल हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर मान लो आपको रिवेट्स का अगर हम यूज़ करें वहाँ पर, तो रिवेट्स जॉइंट की ये खास बात होती है, उसमें आपकी एयर भी बिल्कुल पास नहीं होती है। तो जो ज़्यादातर आपके शिप वगैरह होते हैं, सबमरीन होती है, तो उसमें रिवेट जॉइंट्स का बहुत बड़े स्केल पर आज के समय में यूज़ होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू देखते हैं इसका। सबसे पहले एमसीक्यू कौन सा है हमारा, पहला है दो या दो से अधिक प्लेटों को बंधन में करने के लिए रिवेट्स का उपयोग करते हैं। ये इस क्वेश्चन में कह रहा है दो प्लेटों को या दो से अधिक प्लेटों को आपस में जोड़ने के लिए रिवेट्स का उपयोग करते हैं। तो जो ये हमारा ये करते हैं, कैसा जॉइंट है ये, अस्थायी रूप से जोड़ते हैं हम उन्हें या स्थायी रूप से जोड़ते हैं। मतलब दो प्लेटों को रिवेट्स द्वारा जो जोड़ा जाता है वो कैसे जोड़ा जाता है, अस्थायी रूप से टेम्पररी, या अस्थायी रूप से परमानेंट, या फिर अस्थायी रूप से साथ ही स्थायी रूप से, मतलब स्थायी और अस्थायी दोनों रूप से। और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता ही है रिवेट जो आपका कैसे जॉइंट है, परमानेंट जॉइंट है। तो रिवेट्स द्वारा हम प्लेटों का जोड़ेंगे, स्थायी रूप से ही जोड़ेंगे। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन ए का हमारा आंसर हो गया स्थायी रूप से। क्वेश्चन दो है आमतौर पर रिवेट्स का उपयोग किया जाता है। रिवेट्स का उपयोग आमतौर पर कहाँ पर किया जाता है, जहाज निर्माण में, हवाई जहाज के निकाय में, पुलों में, या डी उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, तो आमतौर पर रिवेट्स का जो उपयोग किया जाता है वो जहाज के निर्माण में तो करा ही जाता है, शिप वगैरह में, साथ में हवाई जहाज के निर्माण में भी कराता है क्योंकि लीक प्रूफ जॉइंट होता है, एरोप्लेन वगैरह में यूज़ कराता है। और आपने पुल पे भी देखा होगा, पुल वगैरह जो होते हैं उनमें भी यूज़ होता है रिवेट्स का। तो ऑप्शन हमारा होगा डी इसमें। ठीक है, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी आंसर आएगा। अगर हम देखें थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आमतौर पर रिवेट्स बने होते हैं,
आमतौर पर रिविट्स किसके बने होते हैं? C30, F30, M30, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा C30। ठीक है, तो इसमें हमारा C30 आंसर है। आगे देखते हैं फिर। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसका हो गया, आमतौर पर जो रिवेट्स होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? आपको ये याद रखना है किस चीज़ के बने होते हैं, C30 के बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, एक रिवेट में शामिल है, एक रिवेट में क्या क्या चीज़ शामिल होती है इसमें? सिर, हेड, एक बेलनाकार शरीर और सुंडाकार पूंछ। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो किसी भी रिवेट के जो भाग होते हैं कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन फोर्थ का आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन होगा डी, क्योंकि जो रिवेट होता है, रिवेट इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। तो इसमें आपका ये वाला जो पार्ट होता है ये हेड कहलाता है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये सिलेंड्रिकल शंक कहलाता है। सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, हम क्या कहते हैं? शंक कहते हैं। और जो ये वाला पार्ट होता है ये क्या कहलाता है? सुंडाकार पूंछ कहलाता है, पूंछ रिवेट्स की। ठीक है, तो ये तीनों भाग हो जाते हैं रिवेट्स के। तो एक रिवेट में शामिल है ये तीनों भाग होंगे, एक सिर, एक बेलनाकार शरीर, सुंडाकार पूंछ, उपयुक्त सभी। आपका आंसर कौन सा होगा इसमें? उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, पूंछ की लंबाई जिसमें से एक और सिर बनता है को रिवेट के व्यास से गुणा रखा जाता है। तो हमारे बीच में क्या है यहाँ पे? पहला है ऑप्शन 1, बी है 2, ऑप्शन सी है 1.25, ऑप्शन थर्ड है 3। ठीक, तो जिसने ये वाला चैप्टर पढ़ा होगा वही इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे जो कह रहा है ये आपका क्या है, जब हम रिवेट्स की ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग करते समय ही हमें पता होता है। ठीक है, पाँचवें का हमारा जो आंसर होगा इसमें आंसर होगा हमारा सी। क्यों होगा? क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पूंछ की लंबाई जिसमें से एक और सिर बनता है को रिवेट के व्यास से गुणा रखा जाता है। तो उसका जो देखिए, जैसे अगर मान लें वहाँ रिवेट इस तरह से होता है, तो जो ये वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, ये वाला, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? इसे इस वाले भाग को कहते हैं पूंछ। तो इस जो पूंछ का लंबाई है, ठीक है, और ये क्या है? ये होगा रिवेट का व्यास डी। अगर रिवेट का व्यास डी है, ठीक, यदि रिवेट का व्यास डी है तो जो ये नीचे वाला पार्ट है पूंछ की लंबाई, ये वाली जो लंबाई होगी वो उस व्यास से 1.25 गुना होती है। तो जितना व्यास होगा, ठीक है, तो जितना भी उसका व्यास होगा रिवेट का, उससे 1.25 गुना लंबा होगा क्या? पूंछ वाला भाग रिवेट का। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, रिवेट छेद के व्यास को रिवेट से बड़ा रखा जाता है। तो जो रिवेट का छेद का व्यास होता है वो रिवेट से बड़ा रखते हैं हम। कितना बड़ा रखते हैं? हमसे ये कह रहा है। तो आपको पता ही है, जो हम छेद करेंगे उसमें रिवेट डालेंगे। मान लो सीट को जोड़ना है तो जिस सीट को जोड़ना है उसमें छेद करते हैं और रिवेट डालते हैं। तो उस सीट में हम जो होल करते हैं वो रिवेट से थोड़ा क्या होता है, हल्का बड़ा होता है, जिससे रिवेट आ जाए। तो कितना बड़ा होता है? इसमें ऑप्शन ए है हमारा 1 mm से 1.5, ऑप्शन बी है 0.5 mm से 0.75 mm, ऑप्शन सी है 3 mm से 4 mm, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर कौन सा होगा इसमें हमारा? इसमें आंसर हमारा है, याद रखना, ए। 1 mm से 1.5 mm तक उसमें क्या है, बड़ा रखा जाता है व्यास। ठीक है, 1 mm से 1.5 mm तक जिसमें रिवेट डालना है उसका व्यास 1 mm से 1.5 mm तक बड़ा रखा जाता है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जोड़ के माध्यम
से रिसाव को रोकने के लिए प्लेटों को मजबूती से एक साथ दाब दिया जाता है। तो ये वाला आपने चैप्टर पढ़ा होगा रिविट वाला, तो उसमें हमने दोनों डेफिनेशन भी पढ़ी होंगी, कॉकिंग और फोल्डिंग। तो कॉकिंग और फोल्डिंग को हम यूज़ क्यों करते थे? कॉकिंग और फोल्डिंग का काम होता था, जो हमारा अब मान लो दोनों सीटों को हमने जोड़ दिया, जिन्हें जोड़ना था रिविट लगा के, तो रिविट लगाने के बाद क्या होता है, हल्का सा अगर मान लो ये थोड़ा उठा रहेगा तो लीकेज होने के चांसेस होते हैं। तो कॉकिंग और फोल्डिंग प्रोसेस द्वारा हम क्या कर देते हैं, उससे भी जो उठा हुआ वाला भाग होता है उसे हम प्रेस करके हथौड़े से दबा देते हैं। तो दबा देते हैं, उसी प्रोसेस को क्या कहते थे, कॉकिंग और फोल्डिंग कहते थे। तो जो किसी भी प्लेट को रिसाव में रोकने के लिए, तो जो रिवेट जॉइंट होता है उस रिवेट में जॉइंट में रिसाव को रोकने के लिए हम कॉकिंग और फोल्डिंग दोनों प्रोसेस करते हैं। मतलब ऑप्शन होगा आपका सी। तो इसमें आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और 8वां क्वेश्चन है, कॉक उपकरण के आकार है। जो हमारा कॉक वाला पार्ट होता है, इसमें कह रहा है कॉक उपकरण का आकार कैसा होता है। ऑप्शन ए तेज छेनी जैसा, ऑप्शन बी है ब्लड छेनी जैसा ब्लंट, ऑप्शन सी है हथौड़ा, ऑप्शन डी है एकल बिंदु कटिंग उपकरण जैसा। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर होगा? आपने देखा होगा जो कॉक होता है उसमें क्या होता है, हमारा टूल हल्का इस तरह से होता है, हल्का टूल इस तरह से होता है, मतलब वो फ्लैट होता है, इधर का फ्लैट होता है, ना कि मतलब हल्का इस कह सकते हैं आपका, ये हल्का टेपर शेप में होगा, ठीक है, हल्का टेपर शेप में होता है। ये ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, हथौड़े से मारते हैं, इसे हथौड़े से मारते हैं, तो इसके द्वारा ही हम क्या करते हैं, उससे लीक प्रूफ जॉइंट बनाते हैं। तो इसका जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉक उपकरण कहते हैं। तो इसका कैसा शेप होगा ये वाला, आप बताइए कैसा शेप होगा ये तेज छेनी ऐसा तो ही नहीं, छेनी की होती नुकीली होती है, हथौड़ा भी नहीं है, कटिंग टूल भी नहीं है। ऑप्शन होगा इसका आपका ऑप्शन बी ब्लंट चेसल। ब्लंट छेनी का मतलब क्या होता है, हल्का सा वो चपटा होता है, जो कॉक उपकरण होता है, ठीक है। अब देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फुलरन उपकरण की मोटाई होती है। जो फोल्डिंग उपकरण होता है हमारा, जो फोल्डिंग वाला उपकरण होता है उसकी मोटाई किसके बराबर होती है? ए है हमारा तुलनात्मक रूप से प्लेटों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, तुलनात्मक रूप से प्लेटों की तुलना में बहुत छोटी होती है, प्लेटों के समान होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा इसमें? देखिए आप, जो फोल्डिंग में हम क्या करते हैं, फोल्डिंग उपकरण में जो मोटाई होती है फोल्डिंग उपकरण की, तो जो मोटाई होती है वो किसके आधार पर रखते हैं हम? अगर मान लो आप सीट जोड़ लें, प्लेट जोड़ लें, प्लेट की मोटाई क्या है आपकी, प्लेट की मोटाई ज़्यादा है, तो आपको फोल्डिंग उपकरण भी क्या लेना पड़ेगा, थोड़ा मोटा लेना पड़ेगा। अगर प्लेट की मोटाई थोड़ी कम है तो फोल्डिंग उपकरण भी आपके हो जाएगा, थोड़ा छोटा चल जाएगा, मतलब थोड़ा पतला काम हो जाएगा। मतलब समान ही होता है, मतलब फोल्डिंग उपकरण जो होता है हमारा वो प्लेटों के समान ही होता है। मतलब जो फोल्डिंग उपकरण की मोटाई होगी वो प्लेटों के समान होगी, मतलब जितनी प्लेट की मोटाई होगी उतनी ही फोल्डिंग उपकरण की मोटाई होगी। क्वेश्चन हमारा 10 क्या है, ठीक है, क्वेश्चन 10 हमारा है, कॉकिंग और फोल्डिंग के लिए प्लेटों के किनारे आमतौर पर एक साथ जोड़ने से पहले कोण पर मशीनिंग की जाती है। तो किस कोण पर मशीनिंग की जाती है हमें यह बताना है इसमें। कॉक और फोल्डिंग के लिए प्लेटों के किनारे आमतौर पर एक साथ जोड़ने से पहले, जो किनारे होते हैं उसके, मान लो इस तरह से प्लेट है, दोनों प्लेट है, इसमें रिवेट लगा है, तो रिवेट के जो किनारे होते हैं ये वाले किनारे, ये वाले किनारे जो ये वाले हैं, ठीक है, जो प्लेट है प्लेट के किनारे हो जाएंगे। तो जो प्लेट के किनारे होते हैं यहाँ पर, तो ये वाले जो प्लेट के किनारे हैं ये वाले किनारा होगा, ठीक है। इन वाले किनारे को लीक प्रूफ जॉइंट करने के लिए यहाँ पे इसे ठोकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कॉकिंग और फोल्डिंग के लिए प्लेटों के किनारे आमतौर पर एक साथ जोड़ने से पहले किस कोण पर मशीनिंग की जाती है। तो जो मशीनिंग करी जाती है प्लेटों की किस कोण पर करी जाती है, तो इसमें आपको याद रखना है ऑप्शन आपका सी होता है, 80 डिग्री, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, छेद के माध्यम से रिसाव को रोकने के लिए रिवेट के सिर पर ऑपरेशन किया जाता है। अब क्या आ गया इसमें, वही चीज़ है। अब आ गया प्लेट
उसमें था प्लेट की बात हो रही थी, यहाँ बात हो रही है रिवेट के हेड को। तो रिवेट के हेड से रिसाव को रोकने के लिए, रिवेट के जो सिर होता है उसके रिसाव रोकने के लिए क्या करते हैं हम, ऑप्शन आपका होगा इसमें कॉकिंग होगा या फोल्डिंग होगा, या कॉकिंग और फोल्डिंग दोनों होगा। बताइए इसमें ऑप्शन। इसमें हमारा ऑप्शन होगा बी, कॉकिंग। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है हमारा इसमें, ऑप्शन बी, कॉकिंग होता है। देखो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, एक होता है कॉकिंग टूल होता है, ठीक है, और एक होता है फोल्डिंग। दोनों डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ टूल की बात अलग होती है। मतलब हमारा जो कॉकिंग का टूल होगा एक, वो थोड़ा पतला होता है, और जो फोल्डिंग का टूल होता है वो थोड़ा थोड़ा चौड़ा होता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें दोनों का यूज़ होता है, जो रिवेट जॉइंट होता है उसमें लीक प्रूफ जॉइंट, मतलब लीक प्रूफ बनाने के लिए, मतलब उसमें एकदम किसी भी तरह का रिसाव नहीं हो उससे बनाने के लिए फोल्डिंग और कॉकिंग का यूज़ करते हैं। तो जो छोटा वाला पार्ट होता है हमारा कॉकिंग में यूज़ होता है, बड़ा वाला फोल्डिंग में। यूज़ कहाँ करते हैं आप ये वाले चैप्टर, तभी इसलिए हम कह रहे हैं पढ़ लेना आप, ठीक है। जैसे आपका इस तरह का होता है, सीट होती है, तो यहाँ पर आपने रिवेट लगा दिया। तो अगर मान लो रिवेट साइड से उठा हुआ है तो उसे ठोकने के लिए आपको क्या करना है, मतलब उसे आपको रिसाव रोकने लायक इस तरह से आपको जॉइंट बनना। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से जो हेड होता है थोड़ा थोड़ा अगर उठा हुआ है तो उसे सही करने के लिए हम वहाँ प्रोसेस यूज़ करते हैं कॉकिंग। लेकिन अगर जो ये वाली चादर है, सीट है, और सीट किनारे से अगर मान लो थोड़ी बहुत उठी हुई है तो उसे सही करने के लिए हम यूज़ करते हैं फोल्डिंग प्रोसेस। लेकिन अगर बात करें पूरे रिवेट जॉइंट को मजबूत बनाने के लिए, लीक प्रूफ बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे दोनों प्रोसेस। लेकिन जहाँ यहाँ बात क्या हो रही है सिर्फ सिर वाले पार्ट के लिए, तो जो सिर वाला पार्ट होता है रिवेट का, उससे लीक प्रूफ बनाने के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, हम फोल्ड कॉकिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें होगा ऑप्शन बी। बार में देखते हैं, रिवेट का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रूप है, रिवेट का इसमें सबसे कौन सा सबसे अधिक इस्तेमाल कर जाने वाला रूप है। ऑप्शन ए हमारा पेन हेड, ऑप्शन बी है गोलाकार काउंटर शंख हेड, ऑप्शन सी है शंकु हेड, ऑप्शन डी है स्नैप व कप हेड। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो हमारा होता है कप हेड वाला। तो आपने देखा होगा रिवेट का सबसे ज़्यादा ये वाला शेप ही देखा होगा आपने। तो ये वाला जो शेप होता है इसे हम क्या कहते हैं, कप हेड कहते हैं। मतलब जिसके हेड की जो फॉर्म होती है उसी कहते हैं, उसी के आधार पर रिवेट का नाम होता है। तो इसका जो सिर होता है वो कप के फॉर्म में होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्नैप हेड या कप हेड कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है रिवेट वो है हमारा कप हेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां। तो जिसने ड्राइंग करी होगी तो वो ये क्वेश्चन आराम से कर लेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन क्या है, आपका जिसने ड्राइंग करी होगी वो आराम से कर लेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है प्लेट की जो मोटाई होती है और रिवेट के व्यास के बीच में संबंध क्या होता है, बताया था जब आपको कराया था ये। तो जो टी होता है और डी होता है उसके बीच में रिलेशन होता था, क्या होता था हमारा रिलेशन, हमारा होगा इसमें D = 6√T होता था। ठीक है, तो हमारा इसमें होता है D = 6√T। अगर किसी प्लेट की मोटाई दी है तो उसका व्यास ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं वो हमारा ये है D = 6√T। ठीक है, अगला क्या है, मार्जिन का मान रिवेट के व्यास के लगभग गुना होता है। तो मार्जिन वाला फॉर्मूला आपने देखा होगा, तो मार्जिन वाला फॉर्मूला अगर याद होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या था मार्जिन फार्मूला, M = 1.5D। तो जो मार्जिन होता है 1.5D होता है, तो मार्जिन के मान जो होता है रिवेट के व्यास से कितना गुना होता है, 1.5 गुना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां, रिवेट्स जोड़ों के प्रकार। रिवेट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं जॉइंट के। रिवेट्स की अगर बात करें, ऑप्शन ए दिया है बट जॉइंट, ऑप्शन बी दिया है लैप जॉइंट, ऑप्शन सी दिया है ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर कौन सा होगा हमारा, आंसर इसमें होगा ऑप्शन सी। तो जो रिवेट होते हैं वो लैप जॉइंट और बट जॉइंट दोनों में होते हैं, तो ऑप्शन आपका सी आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, रिवेट्स जोड़ को एकल रिवेट्स जोड़ कहा जाता है। एकल रिवेट्स जोड़ कहा जाता है, इसमें आंसर देखते हैं कौन सा होगा। मतलब रिवेट्स जॉइंट जो होता है उसमें एकल रिवेट्स जोड़ कब कहा जाता है उसे ये बताना है तुम्हें। तो ऑप्शन ए है जब जोड़ में केवल एक ही रिवेट शामिल हो, ऑप्शन बी जब जोड़ में रिवेट्स की केवल एक पंक्ति हो, ऑप्शन सी
जब रिबिट्स एक ही शेयर में है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना है आपको कौन सा इसमें आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है रिबिट्स जोड़ को एकल रिबिट मतलब सिंगल रिबिट जॉइंट कब कहते हैं? कब कहते हैं? जब उसमें जो रो होती है, मतलब रिबिट्स की जो लाइन होती है वो कितनी होती है? एक लाइन होती है रिबिट्स की, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंगल रिबिट जॉइंट कहते हैं। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा बी इसमें, जब जोड़ में रिबिट्स की केवल एक पंक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। 7 में क्या करा है? रिबिट की पंक्तियों के बीच की दूरी को क्या कहता है? तो जो रिबिट होता है और रिबिट के बीच की रिबिट की पंक्तियों के बीच की दूरी क्या कहते हैं हम? ऑप्शन ए है अंतराल पिच, ऑप्शन बी है विकर्ण पिच, ऑप्शन सी है मार्जिन, ऑप्शन डी है बैक पिच। तो रिबिट्स की जो पंक्तियाँ होती हैं, पंक्तियों के बीच की दूरी क्या कहते हैं? ठीक है, ये बताना है आपको। तो रिबिट्स की पंक्तियों के बीच की दूरियों को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं बैक पिच। आपको ऑप्शन डी होगा इसमें, बैक पिच, क्योंकि आपको पता ही होगा जैसे इस तरह से रिबिट जॉइंट आपके, ठीक है, रिबिट लगे होते हैं। तो आपको दो रिबिट के बीच डिस्टेंस क्या होती है आपकी? नॉर्मली पिच होती है। लेकिन जब दो रो की बात हो जाए, दो पंक्तियाँ, मतलब एक पंक्ति आपकी क्या हो गई? एक पंक्ति ये हो गई और एक पंक्ति ये हो गई। इन दोनों पंक्तियों के बीच की जो दूरी होगी वो आपकी होती है बैक पिच। लेकिन एक रिबिट से दूसरे रिबिट के बीच की दूरी होती है वो आपकी पिच होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बैक पिच होगा। तो आपके रो में रिबिट के बीच की दूरी क्या होती है? बैक पिच होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चैन रिबिटिंग में बैक पिच का मान कितना होता है? चैन रिबिटिंग में आपको याद रखना है बैक पिच का मान होता है आपका 2d+6 होता है। ठीक है, चैन रिबिटिंग जब होती है तो 2d+6 होता है बैक पिच का मान। आगे देखते हैं। एक ही प्लेट पर प्रयोग की गई दो समांतर रिबिट अक्षों के रिबिट केंद्रों की विकर्ण दूरी को क्या कहा जाता है? आपको ऑप्शन है पिच, ऑप्शन बी विकर्ण पिच, ऑप्शन सी मार्जिन, ऑप्शन डी बैक पिच। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है इसमें से आंसर कौन सा होगा। 19वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा इसमें से? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ही प्लेट पर प्रयोग की गई दो समांतर रिबिट अक्षों, मतलब जैसे यहाँ पे क्या है, दो समांतर रिबिट की अक्षें के विकर्णों की दूरी, जो रिबिट लगे हुए उनके विकर्णों की दूरी क्या कहते हैं? उसे डायगोनल पिच कहते हैं, विकर्ण पिच। ठीक है, तो आपका आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 20 के कह रहा है, इसमें कह रहा है विकर्ण पिच का जो मान होता है, विकर्ण पिच का कितना मान होता है इसमें से? तो जो विकर्ण पिच होती है उसका इसमें से फॉर्मूला कौन सा होगा? ऑप्शन डी 2p+d/3 होता है बैक पिच का मान। ठीक है, 2p+d/3 होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित चित्र को दिखाया गया है इसमें। तो आपको सबसे पहले चित्र देखना है और चित्र देखने के बाद जो क्वेश्चन कह रहा है उसको आंसर देना है। तो इसमें आपको डायग्राम दिया हुआ है, तो उसे देखकर आपको आंसर देना है। ठीक है, आपका इसमें आंसर कौन सा है? चित्र देख के आपको आंसर बताना है इसमें कौन सा सही है। आंसर देख लेते हैं पहले कौन कौन से। पहला है डबल रिबिट चढ़ाव जोड़, मतलब सिंगल रिबिटेड लैप जॉइंट। ऑप्शन बी क्या है? डबल रिबिटेड चढ़ाव जोड़ जिग जैग प्रकार का, मतलब चेन प्रकार का होता है। चेन प्रकार मतलब होता है रिबिट एक ही लाइन में हो, और जिग जैग का मतलब क्या होता है? रिबिट एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा। जिग जैग का मतलब आगे पीछे लगे हुए हैं, तो उसे कहते हैं जिग जैग। दोनों हमारे क्या है? डबल रिबिटेड लैप जॉइंट, डबल रिबिटेड लैप जॉइंट, चैन प्रकार का और जिग जैग। ऑप्शन सी कौन सा है इसमें? एकल रिबिटेड चढ़ाव जोड़। तो इसमें देख के पहचानना ये कौन सा जॉइंट है हमें। तो डायग्राम आपको दिया हुआ है, तो देख के पहचानना। ये डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या है? रिबिट की एक लाइन है, तो कौन सा होगा? सिंगल रिबिटेड होगा। और जॉइंट कैसा ही है? एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट लगी हुई है, तो जब एक प्लेट के ऊपर दूसरी लगी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? लैप जॉइंट कहते हैं। तो आपका आंसर कौन सा होगा इसमें? आंसर होगा सिंगल रिबिटेड लैप जॉइंट, मतलब एकल रिबिटेड लैप जोड़।
एकल रिपीटेड चढ़ाव जोड़, ऑप्शन सी होगा आपका आंसर इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित चित्र में इसमें कौन सा है ये आप पहचानिए। इसका हम देख लेते हैं नीचे वाला डायग्राम। देखो इसमें जॉइंट कौन सा है आपका, इसमें आप देखिए जिग-जैग मोशन है, एक रिबिट यहाँ है एक रिबिट यहाँ। अगर रिबिट क्या होते हैं बराबर बराबर में होते हैं, वो होता है चैन रिबिटेड। अगर मान लो रिबिट क्या है, एक ऊपर लगाए एक दाएं लगाए एक बाएं लगाए, मतलब उल्टे सीधे लगे हो, तो उसमें क्या कहते हैं जिग जैग रिबिट कहते हैं, जिग जैग रिबिट। ठीक है, तो ये आपका जिग जैग रिबिट होगा। आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन से हैं। ठीक है, आंसर है पहला डबल रिबिटेड चढ़ाव जोड़, फिर ऑप्शन बी डबल रिबिटेड चढ़ाव जोड़ जिग जैग प्रकार का, पहला चैन प्रकार का था। तो ये जॉइंट कौन सा आपका जिग जैग प्रकार का है, तो जिग जैग प्रकार का। और साथ में आपकी कितनी रो हैं इसमें, नंबर ऑफ रो आप देख सकते हैं कितनी रो है यहाँ पर, एक और एक दो रो हैं, और जिग जैग में तो आपका क्या होगा डबल रिबिटेड चढ़ाव जोड़ कैसा जिग जैग। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें आपका कौन सा होगा, ऑप्शन होगा बी डबल रिबिटेड चढ़ाव जोड़ जिग जैग प्रकार का। अगला देखते हैं, ये कौन सा है, ये हमारा होगा डबल रिबिटेड, डबल रिबिटेड दो रो हैं तो डबल रिबिटेड होगा। और कैसे हैं ये लाइन में, तो कौन सा होगा चैन प्रकार का, डबल रिबिटेड लैप जॉइंट चैन प्रकार का। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा, इसमें आंसर होगा डबल रिबिटेड चढ़ाव जोड़ चैन प्रकार का, ऑप्शन ए होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 24 क्या कह रहा है देखते हैं। 24 कह रहा है टक्कर जोड़ में प्लेटों के किनारे, टक्कर का मतलब क्या होता है, टक्कर जोड़ होता है एक तरह से जो बट जॉइंट होता है उसे हम टक्कर जॉइंट भी कहते हैं। उसमें क्या होता है एक प्लेट की किनारे को दूसरी प्लेट के किनारे के साथ सटा कर रख देते हैं, तो इसे हम कहते हैं टक्कर जोड़ या फिर बट जॉइंट भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है टक्कर जोड़ में प्लेटों के जो किनारे होते हैं वो ओवरलैप होते हैं या फिर एक दूसरे के खिलाफ टक्कर में होते हैं या बेल्डेड होते हैं या पेच से कसे होते हैं। तो क्या होगा आंसर इसमें, 24 का हमारा आंसर होगा इसमें बी, एक दूसरे के खिलाफ टक्कर में होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। तो जो हमारा रिबिटेड जॉइंट है इसमें आप दिख रहा है दोनों प्लेटें क्या हैं, एक की एज दूसरे की एज के साथ क्या है सटा के रखी, मतलब टक्कर के साथ हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा आपका बी, एक दूसरे के खिलाफ टक्कर में होती हैं बट जॉइंट में। अब देखते हैं 25 में क्या है हमारा, कम से कम रिबिट्स आवश्यक हैं टक्कर जोड़ को बनाने के लिए। तो टक्कर जोड़ को बनाने के लिए कम से कम कितने रिबिट्स आवश्यक होते हैं बट जॉइंट को बनाने के लिए। तो कोई भी बट जॉइंट बनाने के लिए कितनी ज़रूरत है देख लेते हैं। ऑप्शन ए 3 पंक्ति की ज़रूरत होती है कम से कम, ऑप्शन बी है 1 पंक्ति की ज़रूरत होती है कम से कम, ऑप्शन सी 2 पंक्ति, ऑप्शन डी 4 पंक्ति। तो इसमें आंसर कौन सा होगा हमारा, आंसर होगा इसमें सी, आंसर हमारा सी है। ठीक, देखो यहाँ पर जैसे आपको एक प्लेट ही है और एक प्लेट ही है, इस तरह से मगर आपको जोड़नी है तो एक दूसरे को सटा कर दिया। अब इसमें जॉइंट करना होता है तो ऊपर से एक प्लेट रखते हैं हम ऊपर से, क्योंकि इन्हें ऐसे तो जोड़ नहीं सकते, तो रिबिट द्वारा जोड़ना तो एक ऊपर से हम कवर प्लेट यूज़ करते हैं, ये कवर प्लेट है। इसके बाद क्या करते हैं इधर भी एक होल करते हैं इधर भी होल करते हैं, और एक रिबिट की लाइन इधर भी होती है, एक रिबिट की लाइन इधर होती है और एक रिबिट की लाइन इधर होती है। तो रिबिट की लाइन यहाँ पे कितनी हो गई, 2 हो जाती हैं। मतलब कम से कम आपको एक रिबिट जॉइंट बनाना है, मतलब सबसे छोटा रिबिट भी जॉइंट बनाना है, सबसे कमज़ोर रिबिट जॉइंट बनाना है, तो उसमें भी आपको कम से कम 2 पंक्ति चाहिए, दो रिबिट की रो चाहिए, एक एक दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा इसमें 2 पंक्तियों की। ठीक है, तो कम से कम 2 पंक्तियों की रिबिट्स आवश्यक है टक्कर जोड़ को बनाने के लिए। क्वेश्चन देखते हैं 26। क्वेश्चन 26 में कह रहा है जब केवल एक पट्टा का उपयोग किया जाता है तो टक्कर के पट्टा को मोटाई होती है। तो हमें बताना है इसमें जो हमारा बट जॉइंट होता है उसमें जो मोटाई होती है उसमें वो कितनी होती है। पट्टा क्या है यहाँ पे ये समझ लीजिए, जैसे मान लो 2 प्लेटों को जोड़ना है आपको बट जॉइंट द्वारा, तो उसमें जो कवर है कवर होता है
तो कवर को यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्या कहा है, कवर को पट्टा कहा है, असल में क्या है, कवर। ठीक है, तो मेन यहाँ पे बात हो रही है कवर की। तो क्वेश्चन में क्या है, मान लो कहीं पर भी हम बट जॉइंट बना रहे हैं, तो बट जॉइंट में जो कवर होगा वो कवर की मोटाई क्या होती है। जिसने ड्राइंग वाला ये चैप्टर पढ़ा होगा ड्राइंग का, तो जो रिविट्स वाला चैप्टर पढ़ा है उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो प्लेट की मोटाई होती है वो क्या होती है, 1.125 टी होती है। मतलब आपका आंसर कौन सा होगा, ए होगा, 1.125 टी। जो कवर प्लेट की मोटाई होती है वो प्लेट की मोटाई टी से 1.125 गुना होती है। ठीक है, अब देखते हैं 27वां क्वेश्चन। जब दो पट्टियों का उपयोग किया जाता है तो टक्कर के पट्टा की मोटाई होती है। अब देखो, अभी इसमें इससे पहले में क्या था, जैसे दो बट जॉइंट को जोड़ना है, लेकिन वहाँ पे कवर प्लेट सिर्फ एक ही है, तब तो प्लेट की मोटाई, जो कवर प्लेट है तो उसकी मोटाई होती थी 1.125 टी। लेकिन जब कवर प्लेट के होते हैं आपके दो होते हैं, मतलब एक कवर प्लेट हम नीचे लगा दें, एक कवर प्लेट ऊपर लगा दें, तो दो कवर प्लेट यूज़ होंगे बट जॉइंट में, तो कवर प्लेट की मोटाई कितनी करते हैं हम, तब कवर प्लेट की मोटाई होती है हमारी, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा हमारा बी, 0.625 टी। ठीक है, 0.625 टी। अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन, देखते हैं इसे। 28वां क्वेश्चन में कह रहा है बॉयलर और टैंक के लिए प्लेटों के किनारे आमतौर पर बेवल कोण 80 डिग्री होता है, क्यों होता है, क्योंकि तनाव एकाग्रता को कम करने के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए नहीं, जोड़ करने में सुविधा के लिए, ऑप्शन डी फोल्डिंग और कॉकिंग के लिए। तो हमारा इसमें कौन सा सही होगा, हमारा इसमें आंसर होगा डी, क्योंकि हम जो कॉकिंग और फोल्डिंग करते हैं इससे क्या होता है, लीक प्रूफ जॉइंट बनाना होता है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए आपको जो आमतौर पर रिविट्स की जो प्लेट होती हैं उसके जो किनारे हैं वो 80 डिग्री पे होने चाहिए, तो आप सही से कॉकिंग और फोल्डिंग प्रोसेस कर पाते हैं। तो ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, डी होगा आंसर, कॉकिंग और फोल्डिंग के लिए। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है, रिविट्स व्यास होना चाहिए, जो रिविट का व्यास है वो कितना होना चाहिए, रिविट का व्यास। 29वां क्वेश्चन है, रिविट का व्यास होना चाहिए कितना, प्लेट की मोटाई के आधा, प्लेट की मोटाई से कम, प्लेट की मोटाई से अधिक, प्लेट की मोटाई के बराबर। तो इसमें आंसर कौन सा होगा हमारा, रिविट का जो व्यास है, रिविट का व्यास प्लेट की मोटाई से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, क्योंकि अगर प्लेट की मोटाई से अधिक होगा तो रिवेट जॉइंट आपको और ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है इसमें, सी है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का 30 क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विमान निकाय एक है, वेल्डेड संरचना, कास्ट संरचना, रिवेटेड संरचना, ठीक है, प्रीकास्ट संरचना। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा, इसमें रिवेटेड संरचना। तो जो विमान होते हैं हमारे, विमान में जो इसमें से जॉइंट यूज़ होता है, बेल्डिंग स्ट्रक्चर यूज़ होता है, नहीं, बेल्डिंग वाला कम यूज़ होता है, रिवेटेड होता है ज़्यादातर। जो हम यूज़ करते हैं इसमें रिवेटेड स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं विमान में। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें आपका, देखो इसमें थोड़ा गलत है, इसमें हिंदी और इंग्लिश वाला ऊपर नीचे लिखा है, कास्ट संरचना नीचे लिखा है यहाँ पर और रिवेटेड संरचना यहाँ ऊपर लिखा है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश। तो आपका आंसर होगा इसमें रिवेटेड स्ट्रक्चर होगा, रिवेटेड स्ट्रक्चर होगा आंसर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम और क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।